नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, जो आपका आगे फरवरी में जिसके होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका सीटी वाला जो एग्जाम है उसकी भी आगे मार्च में होने की संभावना है, तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद अन्य जो सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा साहित्य अकादमी किस पत्रिका का प्रकाशन करती है? हरियाणा संदेश, हरियाणा संवाद, पंचजन्य या हरिगंधा। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा है? ये हरिगंधा है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी हरिगंधा नामक जो पत्रिका इसका प्रकाशन करती है। और ये जो हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 9 जुलाई को, 9 जुलाई और 1970। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? पंचकुला में है। और हरियाणा लोक संपर्क विभाग की पत्रिका हरियाणा संवाद है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है पानीपत का जो भौगोलिक स्थान है, वहाँ पर एक कारखाना है, इसका नाम ये मतलब कौन से चीज़ का है? सीमेंट का है, चीनी, तेल परिशोधन या खाद का? किस चीज़ का है? और यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा? तेल शोधक कारखाना है यहाँ पर। इसकी जो स्थापना इसकी बात करें तो ये हुई थी जुलाई में हुई थी, वर्ष 1998 में। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हीट एंड बार्ली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? जींद, करनाल, रेवाड़ी या फिर रोहतक में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हीट एंड बार्ली रिसर्च कहाँ पर है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर है? करनाल में। और इसकी भी स्थापना की बात करें, क्योंकि स्थापना वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो वर्ष 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन सूर्य शतकम। तो ये जो सूर्य शतकम जो है ये लिखा था जो कवि हुए हैं मयूर भट्ट, इन्होंने, मिर्सीबान भट्ट ने, विद्याधर गौड़ ने या शिव नारायण शास्त्री ने। तो सूर्य शतकम लिखा गया था। और ये जो यहाँ पर कवि मयूर भट्ट जो हुए हैं इनके द्वारा लिखा गया था, इनका कुष्ठ हो गया था, तो उसके निवारण के लिए इन्होंने सूर्य शतकम ये लिखा था। और मिर्सीबान भट्ट की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित, कादम्बरी, तो ये वाले जो काव्य है ये लिखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य श्रमिक योजना। ये अस्तित्व में आई थी 2004, 5, 6 या फिर 7 में। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आई थी? और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कब आई थी अस्तित्व में? 2006 में। और उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हरियाणा में उद्योग के विकास की सुविधा के लिए सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना। तो अस्तित्व में आई थी 2006 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के लिए आवंटित राज्यसभा की कुल सीटों की जो संख्या है 10, 9, 6 या फिर 5, तो कितनी है राज्यसभा की सीटों की संख्या? तो राज्यसभा की जो कितनी है? 5 है। लोकसभा की कितनी है? 10 है। इसके बाद आ जाता है निम्न में से हरियाणा का जो राजकीय पेड़ ये किस रूप में मान्यता प्राप्त है? गुलमोहर, बरगद, पीपल या अर्जुन? तो किसे हरियाणा के राजकीय पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कौन सा है ये? और ये पीपल का वृक्ष है, क्योंकि ये 24 घंटे जो है शुद्ध वायु प्रदान करता है। इसके बाद है इनमें से मौनी पर्वतों का उच्चतम बिंदु है? कारो शिखर, समलासन देवी शिखर, कालेसर या ब्राज शिखर? तो मौनी पर्वतों का उच्चतम बिंदु है। और कौन से वाला है यहाँ पर? और ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा? कारो शिखर, या ये कारो क्या है? ये क्रोहो चोटी है यहाँ पर, ये हो सकता है कुछ मिस है इसमें, तो ये क्रोहो चोटी है, क्रोहो। तो 1514 मीटर इसकी जो ऊंचाई जो है ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्रों की जो कुल संख्या है 8, 4, 6 या फिर 10। तो पशु एवं पक्षी प्रजनन केंद्रों की जो संख्या है कितनी है? तो इनकी जो संख्या इसकी बात करें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो इनकी जो संख्या है ये 4 मानी गई है। तो यहाँ पर जो चिंकारा प्रजनन केंद्र और ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो सदनपुर क्षेत्र में, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है, और पिंजौर तितर प्रजनन केंद्र मौनी। तो ऐसे जो यहाँ पर पशु और जो पक्षी जो केंद्र जो इनकी संख्या 4 ये मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर
बाबा खंडेलवाल जो इसका मेला लगता है, सिवानी, लोहारू, नौरंगाबाद या फिर दौसा में। तो रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन है सही रहेगा सी वाला। तो कौन सा स्थान है? ये नौरंगाबाद है और भिवानी जिले में आता है ये। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? मीरा, चंद्रावती, सन्नो देवी या कोई सी भी नहीं। तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? और इनका जो नाम है ये था चंद्रावती। तो चंद्रावती जो है ये राज्य विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी और इसके अतिरिक्त राज्य की पहली महिला भी थी जिसने पुदुचेरी की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। और सन्नो देवी हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष थी। हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर सन्नो देवी को सोच रहे हों, तो सन्नो देवी जाइए हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये तो थी पहली महिला अध्यक्ष। और विधानसभा की पहली महिला जो सदस्य थी ये थी चंद्रावती। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है? देवीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर या फिर बजरलाल ने। मुख्यमंत्री ने 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका भी निभाई है। तो ये कौन थे? और इनका जो नाम है था देवीलाल, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और चौधरी देवीलाल जो है ये दो बार रहे हैं, 1989 से 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका इन्होंने निभाई थी और देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन से नंबर के? देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट आ जाता है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल या पंचकुला में। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र तो कहाँ पर है? और ये पंचकुला में है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। और एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 2001 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है ये नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो हरियाणा जो राज्य सेवा आयोग है, हरियाणा की बात है यहाँ पर। तो जैसे सेंटर जो होता है केंद्र, उसमें राष्ट्रपति काम करता है, सेम वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। तो ये हरियाणा के जो है राज्यपाल इसमें रहेगा, क्योंकि हरियाणा की बात है तो राज्यपाल। और हरियाणा जो लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन जो है ये अनुच्छेद 315 अनुच्छेद है 315 इसके तहत किया जाता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव एवं शक्ति का वर्णन किया गया है? थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र का। तो चीनी यात्री है हेनसांग, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है CUC। तो कहाँ के बारे में बताया गया है? और इसमें जो ऑप्शन है ये वाला थानेसर, क्योंकि जो राजा हर्षवर्धन जो थे इनके समय पर आए थे तो इनके बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आ जाता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में है? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला एक होती है अरावली की और एक होती है ये शिवालिक की। अब शिवालिक वाली जो है ये उत्तर पूर्व में है, तो कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। और इसमें ये अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला ये वाला जो भाग है ये आ जाता है। और यहाँ पर एक मात्र ये हिल स्टेशन भी है, मौनी जो स्थान है वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में से लोक नृत्य हरियाणा से है, मतलब हरियाणा वाला है बाउल, यक्षगान, गिद्धा या बिही। तो कौन सा है यहाँ पर हरियाणा का? तो हरियाणा की बात करें तो ये जो गिद्धा जो है ये वाला है। वैसे तो गिद्धा ये पंजाबी है तो, लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं गया है पंजाब, तो ये गिद्धा हो जाएगा इसका। और झूमर नामक जो आभूषण है इस पर इस नृत्य का नाम पड़ा है, झूमर नामक आभूषण पर। झूमर जो नृत्य है इसको हरियाणा गिद्धा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर झूमर है नहीं इसमें दिया गया, तो ये झूमर है, तो झूमर नृत्य को हरियाणा गिद्धा के नाम से जाना जाता है। और झूमर जो आभूषण है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ी पशुपालन फार्म कहाँ पर है? हिसार, अम्बाला, रोहतक या भिवानी। सबसे बड़ी पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में। और हरियाणा राज्य के हिसार में जो ये राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान और जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी है। ये जो भैंस वाले की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी को, 1 फरवरी और 1985 में, 1985 में। ये तो है भैंस वाला। और अशोक की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 7
जनवरी और 1986 में, 1986 में। तो भेड़ वाला भी यहीं पर है प्रजनन केंद्र। इसके बाद है हरियाणा की किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं दूल्हा नहीं का संकल्प पास किया गया था। शौचालय नहीं दूल्हा नहीं, बिशनगढ़, ईसापुर खेड़ी, गोदिका या निमरी वाली में। तो इसमें जो है हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा स्थान था ये, गोदिका। ये सिरसा में आता है गोदिका, सिरसा जो जिला है इसमें, सिरसा में, सिरसा के गांव गोदिका की ग्राम पंचायत ने ये संकल्प लिया था। इसके बाद आ जाता है ट्रैकिया हाल ही में समाचारों में रहा था, तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये एक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है, इसे हरियाणा पुलिस के द्वारा अपनाया गया है। कौन से वाला सही है इसमें, ट्रैकिया। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन डी से माना गया है। तो किससे माना गया है, डी से माना गया है, मतलब दोनों जो बातें हैं यहाँ पर ये सही है। तो ट्रैकिया जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा अपनाया गया एक बारकोड सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर का जो उद्देश्य है फोरेंसिक रिपोर्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फोरेंसिक टीमों जो है उनका चयन भी किया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर सही इसमें मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा। नरवीर सिंह समिति का, रामविलास शर्मा समिति का, ओम प्रकाश धनखड़ समिति का या कृष्णलाल पवार समिति का। तो हरियाणा सरकार के द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए जो समिति का गठन किया गया है, तो इस समिति का जो नाम है ओम प्रकाश धनखड़ समिति, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बासमती चावल की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा भी कहा गया है। करनाल, सिरसा, जींद या पंचकुला को। तो किसे कहा गया है धान का कटोरा, और जो ऑप्शन ए में है आधार करनाल। तो बासमती चावल के लिए जाना जाता है, और करनाल जो है इसमें राज्य के कुल चावल का 14.11% उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मावर्त कहा गया है। दिव्य अवदान में, मनुस्मृति, अष्टोदय या इन सभी में। तो ब्रह्मावर्त कहा गया है। अब ब्रह्मावर्त जो यहाँ पर ये कहा गया है, तो मनुस्मृति जो इसमें कहा गया है, जो ऑप्शन सी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जो प्रथम पुरातात्विक खुदाई थी ये की गई थी। रोजर्स, DS स्नूपर, सरक अलेक्जेंडर कलिंगम, FL श्रीवास्तव। तो हरियाणा में प्रथम जो पुरातात्विक खुदाई जो की गई थी, और इसमें देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कौन थे, ये थे DS स्नूपर। नेक्स्ट आ जाता है संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। अग्रोहा, गुरावड़ी, कपालमोचन या मोहनवाड़ी से। संगीत के 7 सुरों पर पाया गया शिलालेख, तो जो स्थान जो है इसका नाम है अग्रोहा। अग्रसेन जैन के नाम पर पड़ा था ये अग्रोहा, तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में तपेदिक को नियंत्रित करने हेतु एक संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण योजना ये लागू की गई थी। फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद या इन सभी में। तो तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण योजना लागू की गई थी, और कहाँ पर की गई थी, तो ये इन सभी में ही की गई थी, जिसमें फरीदाबाद भी था, जींद भी था, गुड़गांव भी था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एवं एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय जिसका नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन ये बनाया गया है। रेवाड़ी, सोनीपत, गुड़गांव या हिसार में है। तो हरियाणा राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम और एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय है जिसका नाम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में बनाया गया है। तो इसमें देखें तो कौन सा है, ये सोनीपत है, और 2018 जो है इसमें सोनीपत जिले में खोला गया था। ये 2018 में खुम्बी उत्पादन के लिए जाना जाता है सोनीपत को, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो राय नामक स्थान है वहाँ पर खेलकूद विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेवार है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य PWD विभाग, हरियाणा राज्य सरकार या राज्य उद्योग विभाग। तो हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए इनमें से कौन सी संस्था जिम्मेवार है। तो कौन सी संस्था है, और इसका नाम है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, HSIIDC ये वाला। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 8 मार्च को हुई थी 1967 में, 8 मार्च 1967
1967 को। इसके बाद आ जाता है हरियाणा विधानसभा की प्रकृति। एक सदनीय, द्विसदनीय दोनों है, ये कोई सी भी नहीं है। तो विधानसभा कौन सी वाली है? तो हरियाणा सभा जो विधानसभा जो हरियाणा में ये एक सदनीय है। कितनी सीटें हैं हरियाणा में विधानसभा की? 90, जिसके भी ये चुनाव हुए थे। इसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा निम्न में से किन सांगों की रचना की गई थी? नल दमयंती, लकड़हारा, शकुंतला, सेठ ताराचंद। तो पंडित लक्ष्मीचंद तो रचना की गई थी। और जो ऑप्शन डी में है, मतलब 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4, जिसमें शकुंतला, लकड़हारा और सेठ ताराचंद ये वाले होते हैं। और इन्हें जो है सांग सम्राट की उपाधि भी दी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर, सूफी हरियाणा का जो शेक्सपियर और सूफी दर्शन की मीरा भी कहा गया है। और इसके अलावा इन्होंने और कौन कौन से लिखे थे? राजा भोज, ज्ञानी चौर, सत्यवान सावित्री, कीचक विराट पर्व, चंद्रकिरण, द्रौपदी चीर, भगत पूर्णमल, मीराबाई, शाही लकड़हारा, पद्मावत, सेठ ताराचंद ये भी थे इनके। और ये पंडित दीपचंद बहमन के बारे में भी आता है एग्जाम में। तो पंडित दीपचंद को हरियाणा का पहला आधिकारिक सांगी माना जाता है। इसके बाद है इनमें से हथकरघा ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग करता है? चौप, बाग, दरी या लुंगी। तो कौन सा हथकरघा ज्यामितीय डिजाइन का उपयोग करता है? और ये है बाग, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे? डीके जैन, प्रेमचंद जैन, बाबू आनंद स्वरूप या कृष्ण मुरारी। तो हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप, प्रथम एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है, ये जींद, रोहतक, पंचकुला, हिसार कहाँ पर है? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय है ये पंचकुला में है। और इसकी भी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी 9 जुलाई को। कब हुई थी? 9 जुलाई में हुई थी, वर्ष 1970 में। और हरिगंधा नामक मासिक पत्रिका इसकी पत्रिका है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यादविंदर बाग। तो इसके वास्तुकार थे शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या नवाब फिदाई खां। तो यादविंदर बाग के जो वास्तुकार थे, अब कौन थे? तो ये थे नवाब फिदाई खां, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। और यादविंदर बाग कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। यादविंदर गार्डन से भी आप याद रख सकते हैं, ये पंचकुला में है। और वास्तुकार जो है इनका नाम था नवाब फिदाई खां। और कब बना था ये? 1661 में। नेक्स्ट आ जाता है बड़खल सरोवर। ये किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा या फिर फरीदाबाद में। बड़खल सरोवर कहाँ पर है? और ये फरीदाबाद में है, तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। और ये जो झील जो है यहाँ पर, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1974 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित किया गया है सिरसा, जींद, करनाल या कुरुक्षेत्र। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? और ये स्थापित किया गया है करनाल में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में जिले 22, 25, 19 या 28। और इसमें देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला। फिलहाल 22 है, लेकिन 23वें पर काम चल रहा है, जल्दी ही नया जिला जब बन जाएगा। कौन से वाला बनेगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने उसका नाम भी आपको बताया था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? तो कहाँ पर दिया था? कुरुक्षेत्र में दिया गया था, ज्योतिषर जो स्थान है वहाँ पर। इसके बाद हरियाणा केसरी के नाम से जान जाते हैं पंडित नेकीराम शर्मा, बंसीलाल, देवीलाल या भगवदयाल शर्मा। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी के नाम से जो जाना जाता है ये नेकीराम शर्मा को। और इनका जो जन्म है रोहतक के कलंगा गांव है, वहाँ पर हुआ था 4 सितंबर को, 4 सितंबर और 1887 में। और इन्होंने भिवानी से संदेश नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है हिंदी भाषा में निकाली थी। और 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य बने थे। फिर 1916 में
तिलक के स्वराज संघ के सदस्य भी ये बने थे। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल बीएन चक्रवर्ती, धनिकलाल मंडल, आर.एस. नरोला या धर्मवीर। तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो ये थे धर्मवीर प्रधान, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में किस जाति की भैंस विख्यात है? टुर्रा, मुर्रा, चस्पा या पुष्पा। तो कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा नस्ल की है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है मंजी साहिब गुरुद्वारा। ये कैथल, झज्जर, फतेहाबाद या रेवाड़ी कहाँ पर है? मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो मंजी साहिब गुरुद्वारे की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला है, तो कहाँ पर है? कैथल में है। और गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा में 3 जगहों पर है। गुरुद्वारा मंजी साहिब कैथल में भी है, गुरुद्वारा मंजी साहिब लखन माजरा रोहतक में भी है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब अम्बाड़ा में भी है। तो वो ऑप्शन में देख लेना कौन से वाला उसमें दिया गया है। और कैथल को कपिल स्थल भी कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक श्रेणी स्थित है? तो शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं अब कौन सी में है? तो उत्तर पूर्व में है। और ये तो चलो यहाँ पर शिवालिक वाली की बात हो गई, शिवालिक वाली तो उत्तर पूर्व में है। अब जो अरावली की बात हमने की थी, ये कहाँ पर है? तो अरावली की पहाड़ी जो है ये कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में है। अरावली की कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। तो शिवालिक वाली उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में ये अरावली वाली है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा और क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणवी भाषा में लिखा गया जो प्रथम उपन्यास है। दानलीला, सुरही कैया, हीरू के कहानी या जाड़ू फेरी। तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास की बात करें तो ये था जाड़ू फेरी। और किन के द्वारा रचित है? पंडित राजाराम शास्त्री के द्वारा। पंडित राजाराम शास्त्री जो है इनके द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुरक, न्यामल सिंह चित आनंद, कवि बोचराज या निर्दोष हिसार। तो हरियाणा समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? और ये थे शेख मोहम्मद तुरक। तो कौन थे? शेख मोहम्मद तुरक। और ये हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे। हरियाणा में सूफी संप्रदाय के प्रमुख केंद्र पानीपत, अम्बाड़ा, थानेसर, कैथल, नारनौल, हांसी यहाँ पर थे। और ये जो 12वीं सदी है इसमें बाबा फरीद हांसी आए थे और उन्होंने शिक्षा और साहित्य केंद्र की स्थापना की थी। सूफी संत हजरत सैरू शाह के द्वारा रचित 12 मासा की खोज राजा राम शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किस शासक ने हिसार हरियाणा में गोजिर महल बनवाया था? तो ये भी कहता है कि गोजिर महल कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। बनवाया किसने था? तो बनवाया जो है यहाँ पर ये फिरोज शाह तुगलक ने था। किन के द्वारा बनाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कब बनाया था? 1354 में। कब? 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आ जाता है पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की क्षति का मुख्य कारण इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये लवणता एवं जल जमाव, खड़ का कटाव, वनों की कटाई या बहुत ज़्यादा चराई जाना, मतलब पशु जो है उनके द्वारा चराया जाना। तो मिट्टी की क्षति का कारण कौन सा है? तो मिट्टी की क्षति का जो यहाँ पर कारण है ये लवणता और जल का जमाव होना। अगला क्वेश्चन आ जाता है रुक्मणी विवाह। ये संगीतकार है हरिदास, ताऊसांगी, दयालदास या कवि स्वामीनाथ। तो रुक्मणी विवाह के संगीतकार हैं। अब कौन है? तो ये जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं तो कौन? ताऊसांगी जैन की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद जाता है हरियाणा का बृहत्तम हर्बल पार्क किस जिले में है? यमुनानगर, करनाल, जींद या गुड़गांव में। हरियाणा का बृहत्तम हर्बल पार्क तो कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। और हरियाणा में जो 59 हर्बल पार्क हैं। कितने? 59। और राज्य का पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क ये यमुनानगर में है। चूड़पुर जो स्थान है वहाँ पर है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। रुद्राक्ष वाटिका भी इसको कहा जाता है। और रेवाड़ी में है सबसे ज्यादा तो वैसे हर्बल पार्क। नेक्स्ट आ जाता है 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था? तो ये हिंदू महासभा ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस या आर्य समाज ने।
तो 1926 में प्रथम बार किस संस्था ने हरियाणा का पृथक्करण प्रस्तावित किया था, और यह किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। तो किसने? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। तो हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग सबसे पहले वर्ष 1926 में हुई थी। कब? वर्ष 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति की अध्यक्षता पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा की गई थी। तो ये तो हमारे जो आपके यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट जो है आपके, तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आपका इंग्लिश जो ग्रामर है इससे रहेगा। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रेज है शैल वी प्ले इंडोर्स स्वेटिंग आउट इन द सन। तो इसमें जो आपने यहाँ पर बताना है, इसमें क्या आएगा? इंस्टेड ऑफ, बट फॉर, अदर देन, या फिर बिकॉज ऑफ। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा? तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर? तो क्या हम घर के मतलब जो ये पसीना जो है इसकी बात है, शैल वी प्ले इंडोर्स स्वेटिंग आउट इन दी सन। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कौन सा आएगा? इंस्टेड ऑफ, की बजाय, क्योंकि बाहर खेलेंगे तो पसीना आएगा और घर के अंदर खेल सकते हैं। कि शैल वी प्ले इंडोर्स इंस्टेड ऑफ स्वेटिंग आउट इन दी सन। सूर्य की गर्मी के बजाय क्या हम घर में खेल सकते हैं। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। इफ यू मेक ए प्रॉमिस यू मस्ट ही श्योर टू इट, अकम्प्लिश, फॉलो, कीप या सक्सीड। क्या आएगा इसमें? यदि आप कोई वादा करते हैं तो आपको उसे पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए। तो कौन सा बन सकता है इसमें? तो ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा, इसमें यही हो जाएगा। कीप मतलब रखना, मतलब अगर आप कोई वादा कर लेते हैं, प्रॉमिस कर लेते हैं, तो उसे पूरा रखें, मतलब निभाएं। कीप इट, आपको उसे रखना चाहिए, मतलब क्या कह देते हैं कि जैसे अपनी जुबान पर रहना। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इनकरेक्ट बताना है। वन ऑफ मोहन्स एम्बिशंस इन लाइफ वर टू विजिट ऑल द हिस्टोरिक प्लेसेस इन द कंट्री। कौन से में है यहाँ पर गलती? तो इसमें गलती की बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला। कौन से में है? इसमें ही है, इन लाइफ वेयर टू विजिट, इसमें ही है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो सही बात है, अध्यापक ने हम समझाया या अध्यापक ने हमसे कहा है कि चीनी पानी में घुल जाती है। तो सही बात भी है। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। आवर टीचर्स, क्योंकि सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, सच्चाई वाला वाक्य है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। तो हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि चीनी जो है पानी में घुल जाती है। इसके बाद आ जाता है इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना है, अपोजिट, प्रोफेशनल का। तो इसका उल्टा जब हम करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसमें जो हम इसका विपरीतार्थक जो बनाएंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? यही बनेगा, एमच्योर। तो यही हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो डैश इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो कौन सा आएगा इसका? हमने अपनी यात्रा शुरू की जब बारिश बंद हो गई। इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो एज सुन एज, नो सूनर डिड, हार्डली हैड या नेवरथलेस, कौन सा हो सकता है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा होगा? यही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, बी वाला, हार्डली हैड इट स्टॉप्ड रेनिंग व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। नेक्स्ट आ जाता है द फ्रेज टू गल्प डाउन मीन्स टू शैलो अर्ली, ईट फास्ट, मूव क्विकली या टू जंप ओवर है। टू फ्रेज टू गल्प डाउन मीन्स इसका मतलब क्या होता है गल्प डाउन का? तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है, टू शैलो
एगरली से लिया गया है, उत्सुकता से निगलना। टू गल्प डाउन का मतलब है टू शैलो अर्ली, उत्सुकता से निगलना। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्लोइंग सेंटेंस मीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लव टू बी अप विद द लार्क। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। तो नेहरू जी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेहरू जी वाज पंक्चुअल, वेंट टू बेड अर्ली, डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ जो ऑप्शन 1 से है कि नेहरू जी जो थे वो कप अर्ली इन दी मॉर्निंग, वो जल्दी उठ जाते थे। जो नेहरू जी जो है वो सुबह जल्दी उठ जाते थे। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें एक सही है। अब सही यहाँ पर देखें तो कौन सा है? तो यही है सही यहाँ पर ऑप्शन जो 1 में दिया गया है, बटालियन। तो यही सही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट pronoun. Due to dash being a newcomer, I was unable to get a house table for my wife and me. तो कौन सा है इसमें? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर आएगा ऑप्शन 2 वाला है, यही हो जाएगा। ड्यू टू माई बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए हाउस टेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। तो यही हो जाएगा यहाँ पर। तो क्योंकि मैं अभी मतलब नए जब नई नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर उसके माहौल के बारे में पता नहीं होता है। तो जहाँ पर अभी नए नए आए हैं तो इस कारण से अपनी पत्नी जॉन के लिए घर नहीं ढूंढ पाए हैं, नहीं ले पाए हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज रिस्पेक्टिव स्किल्स। तो कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज रिस्पेक्टिव स्किल्स। तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें हमारा देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला। तो यह हो जाएगा रीडिंग एंड लिसनिंग, पढ़ना और सुनना। नेक्स्ट आ जाता है टीचर बीइंग इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स चंक्स रेम्स सॉन्ग्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस इन हर लैंग्वेज क्लास व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देयर फंडामेंटल ईयर ऑफ स्कूलिंग। व्हाट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग डज शी अटेम्प्ट टू अडॉप्ट। एक शिक्षिका जो अपनी भाषा की कक्षा में शब्द खंडों, कविताओं, गीतों, छोटे वाक्यों को तब पेश करना शुरू करती है जब बच्चे स्कूल शिक्षा के अपने बुनियादी वर्ष के लिए पहली बार स्कूल आते हैं। तो भाषा सीखने के लिए वह किस दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास कर रही है? तो कौन से वाला है? तो दृष्टिकोण जो आपने यहाँ पर बताना है जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, वो लैंग्वेज अप्रोच, संपूर्ण भाषा का दृष्टिकोण को यहाँ पर अपनाने की बात हो रही है। इसके बाद है लर्नर्स ऑफ क्लास 5th गेट द फ्लोइंग क्वेश्चन इन देयर टर्म टेस्ट। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस विद व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक। What typology of question does this fall under? तो यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत आता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में आएगा, एक्सप्लोरेशन में आएगा या ओपन एंडेड क्वेश्चन में आएगा? तो किस में आएगा ये? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ओपन एंडेड क्वेश्चन में, खुले उत्तर वाला जो प्रश्न होता है उसके रूप में। कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो बताना है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी वेयर स्टैंड्स। तो इसका बताना है यहाँ पर क्या आएगा इसमें। और रचनावाद एक सिद्धांत है जहाँ पर छात्र होते हैं। तो क्या होते हैं इसमें? तो यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन 1 वाला, फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। चीज़ों का अनुभव करने और उन अनुभव पर चिंतन करने के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर देयर ओन लर्निंग। कौन सा तरीका है यहाँ पर? ये शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार लेने में मदद करेगा। तो कौन से वाला है यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी के बारे में? तो ये जो ऑप्शन 3 में दिया गया है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन जिसे कह देते हैं। समेटिव असेसमेंट मतलब योगात्मक मूल्यांकन। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके जो इंग्लिश ग्रामर जैसे क्वेश्चन थे
और इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट है रीजनिंग वगैरह उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक परिवार में कई बच्चे हैं और परिवार में प्रत्येक लड़के की उतनी ही बहनें हैं जितने भाई हैं, और प्रत्येक लड़की की बहनों की तुलना में दुगने भाई हैं। कितने भाई और बहनें हैं? तो ये आपने बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इनकी संख्या जो है इसमें मानी गई है एक वाली, जिसमें 4 भाई हैं और 3 बहनें होंगी। इसके बाद एक 100 के दशकों पर पहले दिन 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये का शुल्क लिया गया। तीनों दिनों में उपस्थिति 2, 5 और 13 के अनुपात में थी। तो पूरे 100 के लिए प्रति व्यक्ति जो औसत शुल्क जो था वो कितना था? तो कितना था ये? तो इसका हो जाएगा यही वैसे 100x बटे, और ये जो यहाँ पर संख्या दी गई है 2x और 5x और ऐसे ही 13x, ये हो जाएगी। तो कितना निकल के आएगा ये? 5 रुपये। कितनी निकल के आएगी? 5 रुपये। इसके बाद है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच क्रम से 5 और 3 का अनुपात है। 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात है 1:1। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात इनमें से क्या होगा? तो क्या होगा यही बताना है। तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है कितना होगा? 3:1 का। तो ऐसे हो जाएगा ये 5 गुणा में 4 प्लस में 4 और बटे में 3 गुणा में 4 माइनस में 4, जो आपका निकल के आएगा 24 बटे में 8, और जो होगा 3 बटे में 1, 8 का मान 8 × 24, तो कितना हो जाएगा? 3:1। इसके बाद है एक व्यक्ति चाय की 2 किस्मों को मिलाता है। एक की कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी की है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। इनका अनुपात है 5:4। वह मिश्रित किस क्रम को 192 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत की बात करें तो कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत जो है इसका कितना निकल के आएगा? 8%। कितना आएगा? 8%। 128 बटे में 1600 और गुणा में 100%, तो कितना आ जाएगा? 8%। नेक्स्ट है एक स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात है 9:2। यदि 4 और विद्यार्थी पास हो जाते तो सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा? तो कितना अनुपात इनका रहेगा? तो अनुपात की बात करें तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा 28:5 का। नेक्स्ट है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो समय कितना लगेगा इसमें? तो समय की बात करें तो ये हो जाएगा 14 मिनट। 14 मिनट और 40 सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है एक व्यक्ति को 45 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 2/3 समय में आधी दूरी तय करता है और शेष दूरी को शेष समय में दूरी करने के लिए उसकी गति किलोमीटर में होनी चाहिए, तो कितनी होगी दूरी? तो दूरी की बात करें तो ये हो जाएगी 12 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन आ जाता है एक राशि 10 साल में दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। 10 साल में अगर कोई राशि दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर बतानी है कितनी है। तो वार्षिक दर कितनी होगी इसकी? तो ये हो जाएगी x गुणा में 100 और बटे में x गुणा में 10, तो कितने निकल के आएगी? 10%। इसके बाद है एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है 3:2 का। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा पर 12 किलोमीटर घंटे की गति से साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का जो क्षेत्रफल होगा तो कितना होगा? पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आएगा 2 वाला, 153,600 वर्ग मीटर। नेक्स्ट आ जाता है स्वर। जो जज है इसके अक्षर को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर हमेशा एक साथ आए? तो कितने तरीकों से इसे किया जा सकता है?
तो त्रिकोण की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो कितने हैं 48। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्न अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करके अक्षरों का सही संख्यात्मक जो क्रम है वो आपने बताना है। तो सही क्रम कौन सा वाला बनेगा? अब इसे जब हम सही करेंगे तो क्या क्या कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर? ये वाला। तो यू एन, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ये वाला आ जाएगा। तो UNSCRAMBLE अनस्क्रैम्बल जो है यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है सवाल, जैसे विज्ञान से संबंधित है ऐसे ही सवाल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 से हो जाएगा, रुधिर विज्ञान मतलब रक्त। जैसे शैव विज्ञान का संबंध सवाल से होता है, ऐसे रुधिर विज्ञान का संबंध रक्त मतलब खून से होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जैसे के स्थान पर आपने बताना है कौन सा यहाँ पर आएगा इसका। तो इसमें अगर हम देखें तो QYK, ISC और EPE, तो कौन सा यहाँ पर क्रम इसका चला हुआ है? तो यहाँ पर अगर हम देखें I और E को देखें तो यहाँ पर 4 अल्फ़ाबेट का अंतर है, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी देख लेते हैं, P से S भी देखें तो इसमें कितना है? इसमें 3 है। और नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ये जो यहाँ पर E से P से S, ये P से S है, P से S में जो है 3 है, और E से G, EFG इसमें मतलब 2 है। तो इस प्रकार से कुछ क्रम है 2, 3 और 4 वाला। तो इसमें भी फिर नेक्स्ट में देख सकते हैं, तो इसमें कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला MVI। तो यहाँ पर जो इसमें क्रम की बात करें तो कौन सा चला हुआ है? Q से M, M से I, Q, M, I और E कितने का है? इसमें 4 का अंतर है। ऐसे नेक्स्ट में है फिर Y, V, S और P कितना अंतर है? 3 का। इसी प्रकार से K, I, G और E कितना अंतर है? 2 का। तो ये 2, 3, 4 वाला अंतर है इसमें। इसके बाद निम्नलिखित में से चिन्हों को कौन सा बदलाव समीकरण का सही करेगा? कौन सा बदलाव इसमें सही होगा? तो बोर्डमास वाला नियम यहाँ पर लगाना होगा हमने। अब सही कौन से में बनेगा? तो सही 36 बराबर 36 जाए आना चाहिए, तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो भाग और माइनस वाला जो चिन्ह है वो हमने यहाँ पर चेंज करना होगा। तो जब हम इसे चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा 20 भाग 4 ब्रैकेट हो जाएगी गुणा में 4 प्लस में 16 बराबर में 36। तो यही होता है। अब यहाँ पर जब हम इसे करेंगे तो क्या बनेगा? 20 और तो इसमें देखें तो 20 प्लस में 16 बराबर में 36, यही होता है। और फिर कितना होगा? 20 और 16 36, 36 बराबर में 36। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है वो हमने यहाँ पर लगाना होगा। जैसे हमने ऐसे किया 4 पंजे 20 हो गया, 5 गुणा में 4 प्लस में 16, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा और प्लस में 16 हो जाएगा, 20 और 16 36। बोर्ड मास जो होता है भाग गुणा जमा माइनस वो वाला लगाना है यहाँ पर। इसके बाद एक आदमी अपने घर की ओर 8 एम से चलता है एवं उसकी परछाई उसके दाईं पड़ती है, वह किस दिशा में जा रहा है? अब 8 बजे अगर वो अपने घर से चल रहा है तो 8 बजे मतलब जो सूर्य है पूर्व से निकलता है, तो अपने घर की ओर एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है एवं उसकी परछाई उसकी दाईं तरफ है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है?
तो दिशा कौन सी होगी? तो दक्षिण वाली होगी। मतलब जैसे यह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो अगर वह अपने घर की ओर 8 एम से चलता है एवं उसकी परछाई उसके दाईं साइड में है, दाईं साइड में है, तो किस दिशा में जा रहा है? तो कौन सी दिशा में जा रहा होगा? तो यही हो जाएगी दक्षिण वाली। नेक्स्ट है 6 दोस्त डेविड, भानु, मिंटो, क्रीटा, जॉन और निशान केंद्र की ओर अपनी पीठ के साथ एक वृत्त में बैठे हैं। डेविड और मिंटो क्रमशः भानु के ठीक बाएं और दाएं बैठे हैं। जॉन डेविड के ठीक बाएं नहीं बैठा है। निशान भानु के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो कौन है? तो मतलब जैसे सर्कल है तो इसमें है कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हैं। तो इसमें क्या है? 6 है यहाँ पर ये। अब इसमें किस तरीके से बैठे हुए हैं ये? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन है? जॉन बैठा हुआ है, यहाँ पर निशान बैठा हुआ है, यहाँ पर जो क्रीता है वह है, यहाँ पर जा डेविड है और भानु हो जाएगा यहाँ पर और मिंटो हो जाएगा। तो कुछ ये वाला क्रम है इनका। तो यहाँ पर क्या है? और भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? भानु के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? अब इसमें देख सकते हैं कौन है, तो ये क्रीटा है। तो कौन है? क्रीटा। तो यही है क्रीटा, ये वाले, क्योंकि निशान ये केंद्र की ओर, यह है सेंटर, केंद्र की ओर अपनी पीठ के साथ वृत्त में बैठी हुई है। तो फिर आप इसमें देख ही सकते हैं, क्योंकि जब इनकी पीठ अंदर होगी, क्योंकि मुंह तो इनके बाहर है, तो इसका बायां कौन सा बनेगा? यही बनेगा बायां। और ये कौन सा बनेगा? दायां बनेगा। नेक्स्ट है ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं? ये शिक्षित हो गए, एम्प्लॉय हो गए और ये ग्रामीण हो गए। तो ऐसे कितने शिक्षित हैं जो कार्यरत हैं? अब कार्यरत इसमें देख सकते हैं, शिक्षित भी होने चाहिए और कार्यरत भी होने चाहिए। तो कौन कितने हैं यहाँ पर? तो यही है 6 और 12, 18 हो जाएंगे। 18। नेक्स्ट आ जाता है ए तथा बी बहन है, आर व एस भाई है, ए की पुत्री आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? तो इनका संबंध बताना है। यहाँ पर क्या होगा? तो संबंध जायज की क्या होगी? आंटी होगी। तो क्या होगी? आंटी होगी। इसके बाद है कथन है यहाँ पर कोई मोबाइल घड़ी नहीं है। कोई भी जो मोबाइल है वो घड़ी नहीं है, मतलब वॉच, कोई भी अपने अनुसार लिख लो आप। कोई भी जो मोबाइल है वो घड़ी नहीं है, मतलब वॉच नहीं है। सभी घड़ी कैलकुलेटर है। सभी जो घड़ी हैं वो क्या है? कैलकुलेटर है। अब कोई कैलकुलेटर मोबाइल नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर मोबाइल नहीं है, ठीक है बात। कुछ कैलकुलेटर मोबाइल है। क्या कुछ कैलकुलेटर मोबाइल है? तो ये भी गलत बात है, नहीं है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा बन सकता है इसका? तो यही बन सकता है, या तो निष्कर्ष एक या तो अनुसरण यहाँ पर करेगा। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए संयोजन को सही पानी की छवि का चयन करें। मतलब ये जो पानी जो है, ये पानी में अगर हम देखें तो ये वाली संख्या कैसे हमें दिखाई देगी, तो वही बताना है पानी वाला कंक्लूजन। तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका? तो 4 वाला हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।